सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बॉटनी बाय एफरोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जो हम लोग बॉटनी को पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उस श्रृंखला में आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा एस्परजिलस के ऊपर। एस्परजिलस जैसा कि आप जानते हैं कि एक फंगस है, और ये फंगस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक फंगस माना जाता है। बहुत सी प्लांट में भी बीमारियां करता है, जैसे रॉट होते हैं वो बीमारियां करता है, और साथ ही साथ इंसानों में भी ये बीमारी करता है, जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी मानी जाती है। और ये जो फंगस है ये ओलिगोट्रॉफिक होता है, और इस वजह से इसकी जो ग्रो करने की ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उन जगहों पर भी ये ग्रो कर सकता है जहाँ पर न्यूट्रिशन आमतौर पे जो फंगस के लिए चाहिए होता है वो ना भी हो, तो भी ये ग्रो कर जाता है। और इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से भी होती है, और बहुत जल्दी देखते ही ये एक पूरे जहाँ जिसमें इसका शुरुआत हुई है इसको रोका ना जाए तो पूरा का पूरा जो सारा वहाँ का जगह है वो अपने चपेट में ले लेता है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, फंगस एस्परजिलस। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या फंगस है क्या। तो फंगस जैसा हम जानते हैं कि हाइफी और माइसीलियम, हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाती हैं, और माइसीलियम में फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसमें स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये कुछ माइसीलियम है, और इसमें ये कुछ जो माइसीलियम है वो इरेक्ट हो जाते हैं और कोनिडियोफोर बन जाते हैं। यहाँ पर ये वेसिकल बनता है, और इस वेसिकल के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन ऑफ कोनिडिया है। तो पूरा एक बॉल लाइक वेसिकल होता है, और उसके ऊपर स्टेरिगमेटा होते हैं जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं। तो पूरा एक बॉल के ऊपर लगता है कि बहुत सी छोटी छोटी बॉल्स मौजूद हैं, तो वो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। कुछ एक वीडियो भी यूट्यूब पे आप पड़े हुए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तब आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं कॉपीराइट की वजह से उसको इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक फिलामेंटस फंजाई है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, और इसके अलावा ये सॉइल पर, एयर पे, ऑर्गेनिक मैटर, ये सभी जगह ग्रो कर जाता है। और शुरू में भी मैंने बताया कि इसमें बहुत ताकत होती है कि किसी भी जगह पर ये अपना हैबिटेट बना सकता है। जो इसकी मुख्य स्पीशीज़ है उसमें एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और एस्परजिलस नाइजर है। हालांकि इसके अलावा भी और स्पीशीज़ हैं, अभी मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। और इसका जो मोड ऑफ लिविंग है वो सेप्रोफिटिक टाइप का है, लेकिन पैथोजेनिक भी ये हो सकता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसका किंगडम फंजाई है, फाइलम एस्कोमाइकोटा है, क्लास यूरोशियोमाइसिटीज़ है, ऑर्डर यूरोशियल्स है, फैमिली ट्राइकोकोमेसी है, जीनस एस्परजिलस है, और इसकी जो स्पीशीज़ अभी जैसा बताया फ्यूमिगेटस, नाइजर, क्लेवेटस, फ्लेवस, बहुत सी स्पीशीज़ हैं, अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाई पड़ेंगे। ये यहाँ पर ये कोनिडियोफोर है, ये वेसिकल है, और इसके ऊपर ये चेन ऑफ कोनिडिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, एस्परजिलस फ्लेवस है, उसका ये ग्रीन कलरेशन आता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, ये हल्का सा डल ब्लैक होता है। एस्परजिलस नाइजर है, ये बहुत ब्राइट ब्लैक होता है। एस्परजिलस टेरेस है, इसमें थोड़ा सा पिंकिश आता है। एस्परजिलस ग्लोकस है, इसमें येलोइश होता है। एस्परजिलस न्यूडिलेंस है, इसमें ये ग्रेइश टाइप की कॉलोनी बनती है। तो ये सब पेट्री प्लेट्स हैं जिनके ऊपर एस्परजिलस की अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं उनको उगा कर देखा गया, और इसके बाद ये हमें टेक्सचर और इनका कलरेशन मिलता है, जो कि इसकी टेक्सोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी मदद से आइडेंटिफिकेशन काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है। तो रिप्रोडक्शन में हम देखें तो एस्परजिलस जो है वो तीन तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिव, जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअल होता है जिसमें कोनिडिया बनती हैं, और सेक्सुअल होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन जो है वो मेन मोड है। तो इसमें जितने भी हाइफा के टुकड़े टूट जाते हैं किसी भी वजह से, तो वो जितने भी हाइफा हैं सभी आगे चलकर एक माइसीलियम बना लेते हैं, और इस वजह से इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ होती है। इसको अगर हमने पूरी तरह से किसी हैबिटेट से एलिमिनेट ना करें, तो जैसे पहले ये उग रहा था उससे और दूनी ताकत से ये वहाँ पर उगता है, क्योंकि इसमें फ्रेगमेंटेशन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। अब हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो जो इसके स्टेप्स हैं उसमें ये होता है कि जो भी इसमें हाइफा होता है वो हाइफा इसमें सुपरफिशियल और एम्बेडेड दो तरह के होते हैं। एम्बेडेड जो है वो सब जो भी सबसेटम पे उग रहे होते हैं उसमें काफ़ी डीप चले जाते हैं, और जो सुपरफिशियल हैं वो ऊपर रहते हैं। शुरू में तो वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त, एक पर्टिकुलर एज आने पर उन माइसीलियम की उसमें से कुछ ब्रांचेस जो है वो डेवलप करती हैं। एक टी शेप सेल होती है जिसको फुट सेल कहते हैं, और ये फुट सेल जो है वो धीरे धीरे जो नीचे से इसको एम्बेडेड वाली जो माइसीलियम है वो इसको भोजन देती है, और ये इलोंगेट करती है वर्टिकल।
और उसके बाद जो है ये जो फुट सेल है, इससे लॉन्ग सिलिंड्रिकल हाइफी निकलते हैं जिनको हम कहते हैं कोनिडियोफोर। उसके बाद ये कोनिडियोफोर जो होता है वो ग्रो करता है, इनलार्ज करता है, क्योंकि इसको फूड सप्लाई नीचे से बहुत अच्छी मात्रा में मिल रही होती है और इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी होते हैं, और एक वेसिकल, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये जो वेसिकल है ये बहुत सी न्यूक्लियाई अपने में रखता है, और इसके अलावा इसमें क्योंकि माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो बहुत सी न्यूक्लियाई इसमें रहती हैं, और फिर ये कुछ वक्त के बाद वेसिकल में छोटी छोटी बॉटल लाइक आउटग्रोथ निकलती हैं जिनको हम कहते हैं स्टेरिगमेटा, और फाइलाइट्स भी कहते हैं। स्टेरिगमेटा जो होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, और ये भी माइटोटिक डिवीजन में जा सकती हैं, और इसके साथ साथ कुछ एक स्पीशीज़ हैं जिसमें सेकेंडरी स्टेरिगमेटा भी होता है। यूँ तो आमतौर पे प्राइमरी प्राइमरी कहें या सिंगल कहें या यूनिसेरिएट स्टिग्मेटा होता है, लेकिन कुछ एक केसेस में यहाँ पर 2 लेयर की स्टिग्मेटा हो सकती हैं, तो वहाँ पर प्राइमरी भी होता है और एज वेल एज सेकेंडरी भी होता है। सेकेंडरी स्टिग्मेटा जो होते हैं वो फिर कोनिडिया बनाते हैं, और कोनिडिया जो है बेसिपिटल अरेंजमेंट में बनते हैं। बेसिपिटल अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि कोनिडिया बनते चले जाएंगे और एक के बाद एक उसमें चेन उसकी बनती चली जाएगी। तो इस तरह से जो सबसे पुराना है वो सबसे ऊपर टॉप पर रहेगा, और जो सबसे नया बना है वो स्टिग्मेटा से बिल्कुल लगा हुआ रहेगा। तो जो प्रॉक्सिमल है वो सबसे यंग होगा, और जो डिस्टल है वो सबसे मैच्योर होगा। उसके बाद ये जब कोनिडियो स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो इसका डिटैचमेंट शुरू होता है, और ये जो है वो जो जैसे कि अगर हम कहें कि एयर करंट है तो उसके माध्यम से जो ऊपर वाले मैच्योर कोनिडिया होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ से सेपरेट होते हैं, रिलीज़ होते हैं उड़ते हुए, फिर वो किसी एक जगह पर सेटल होते हैं। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन सही है तो ठीक है, नहीं तो ये डोरमेंट स्टेज में पड़े रहते हैं। अब डोरमेंट स्टेट में पड़े रहेंगे तब तक जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इनमें एक जर्म ट्यूब बनेगी, और जर्म ट्यूब बनने के बाद उसमें एक वेजिटेटिव हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एक नई साइकिल शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ सबसे पहले ये एक सेल बनी, टी टी सेल कहते हैं, कैपिटल टी शेप सेल, या फिर फुट सेल कहते हैं। तो ये वेजिटेटिव सेल से ही बनती है और ये फिर आगे ग्रो करना शुरू करती हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये इलोंगेट कर रही है, इलोंगेट करने के बाद इसका जो अपेक्स है वो गोल हो गया, एक बल्बस हो गया, तो ये कोनिडियोफोर में वेसिकल का निर्माण हो गया। उसके बाद इस वेसिकल में जो न्यूक्लियस है उनमें माइटोटिक डिवीजन होगा, बहुत से न्यूक्लियाई बन जाएंगे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद इसी स्ट्रक्चर की आउटर सरफेस से ये छोटे छोटे जो येलो कलर के आप देख रहे हैं ये स्टेरिगमेटा या फाइलाइट्स निकल रहे हैं। अब इन्हीं के ऊपर जो है वो सेकेंडरी भी निकल आते हैं। अगर प्राइमरी वाली स्पीशीज़ है तो इसी पर जो स्पोर्स हैं वो बन जाएंगे, लेकिन अगर सेकेंडरी वाली कंडीशन है तो ये सेकेंडरी बनेगा और सेकेंडरी के ऊपर फिर स्पोर्स आएंगे। तो इस तरह से ये चेन ऑफ कोनिडिया बनती है। अब ये स्पोर्स आप देख रहे हैं यहाँ बन रहे हैं। स्पोर्स में 2 लेयर होती हैं, एक आउटर जो है वो स्पाइनस होती है, जैसे ये स्पाइंस आप देख रहे हो, इनर स्मूथ होती है, और ये जो है डिटैच होते हैं। डिटैच होने के बाद एक सबस्ट्रेटम पे जाके गिर जाएंगे, कंडीशन अगर बेहतर हुई तो ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ये जर्म ट्यूब बन रही है, और उसके बाद फिर से यही कंडीशन हो जाएगी। तो ये बार बार इसी तरह से इस साइकिल में घूमते रहते हैं जब तक इनके लिए बेहतर कंडीशन इन्वायरमेंटल होती है। तो ये तो बात हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कि जो स्पोर फॉर्मेशन है जिसको कोनिडेशन कहते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तो फुट सेल है, फुट सेल से ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना जिसको कोनिडियोफोर कह रहे हैं। कोनिडियोफोर में एक वक्त पे आने के बाद वेसिकल बन जाती है, वेसिकल बनने के बाद इसमें ये प्राइमरी स्टिग्मेटा, ये सेकेंडरी स्टिग्मेटा, और इसके ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़े वाले गोल स्ट्रक्चर हैं, सबसे बड़े कोनिडियम है, वो सबसे ऊपर है, और जो सबसे छोटे हैं वो सबसे नीचे हैं। इसी को क्या कहते हैं, बेसिपिटल कहते हैं। तो ये याद रखना है कि बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है जो कोनिडिया की चेन होती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि एस्परजिलस रिप्रोड्यूसेस एक्सेसुअली बाई प्रोड्यूसिंग कोनिडिया। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम कोनिडिया कह रहे हैं, और कोनिडिया फॉर्म ऑन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिनको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। और स्पोर जो डिस्पर्स होते हैं वो एयर के थ्रू होते हैं, और इनका वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बहुत दूर दूर तक इन्फेक्शन ये फैल जाता है। अब देखिए कि जो स्पोर हैं वो गिर गए, और गिरने के बाद उसमें आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ ये स्पाइनी लेयर, अंदर की तरफ स्मूथ लेयर है जिसको कि एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर कहते हैं। उसके बाद जब इनको सही कंडीशन मिलती है तो जो एक्सोस्पोर है वो रप्चर कर जाती है, और एंडोस्पोर के ज़रिए होते हुए ये एक लंबी सी ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं जर्म ट्यूब।
और ये जर्म ट्यूब जो है ये फिर ब्रांचिंग करती है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, सेप्टेशन होता है और ये एक हाइफा में बदल जाती है। तो इस तरह से इसका जर्मिनेशन होता है। अब हाइफल ग्रोथ और कोलोनाइजेशन। अब मान लीजिए कि एक स्पोर आपने कहीं डाल दिया और ये मान लीजिए लिया हुआ है एक मीडियम जो कि फंगस के लिए बहुत अच्छा मीडियम माना जाता है, उसमें एक स्पोर डाल दिया और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि उसको जब कल्चर करते हैं तो सब उसके लिए बेहतर कंडीशन देते हैं, तो कल्चर करने में हम देखते हैं कि इस तरह से ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाती है, राउंड राउंड ग्रोथ होती चली जाती है। ग्लोकस है इसलिए येलो कलर के स्पोर्स बनते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम देखेंगे ये हाइपा जा रही है, उसके बाद ये कोनिडियोफोर बन रहे हैं, ये वेसिकल बन रही है और ये चेन ऑफ कोनिडिया बन रही है। इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पर जो स्टेरिगमेटा है या फाइलाइट्स हैं वो होते हैं। तो अब इसमें माइसीलियम जो है वो बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, क्योंकि माइसीलियम के दो हिस्से हैं, एक सुपरफिशियल जिसमें सारा कुछ ये बन रहा है और एक जो एम्बेडेड होता है जो बहुत डीप इनटू द टिश्यू होता है, उसको वो जो है वो सारा भोजन इनके लिए पहुंचा रहा होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नॉन होता है और होता रेयर है लेकिन होता है नॉन। और यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें जिसको सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ कह सकते हैं वो है नाम क्लिस्टोथीसियम। तो क्लिस्टोथीसिया इसमें बनता है और ये क्लिस्टोथीसिया आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही माइसीलियम का पूरा हाइफी का जाल है और इसमें आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज दिख रही है और ये वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज दिख रही है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यही कारण है इसमें जेनेटिक वेरिएशन होने का और इसी वजह से इसमें हमें अलग अलग स्पीशीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। तो अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत रेयर होता है और जो भी जब भी होता है तो ये हेटेरोथैलिक स्पीशीज़ में ही होता है, जहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो दोनों मेल और फीमेल हाइफी अलग अलग कंटेन करती है। तो एस्परजिलस हेटेरोथैलिक नाम से एक स्पीशीज़ है जिसमें कि ये देखा गया है कि इसमें इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। जो हेटेरोथैलिक हाइफी है उसमें दो तरह की हाइफी होती है, फीमेल हाइफी होती है उसको कहते हैं एस्कोगोनियम और एक मेल हाइफी होती है जिसको कहते हैं एंथ्रीडियम। जो एस्कोगोनियम है उसमें तीन हिस्से होते हैं, एक बेसल पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक एपिकल पार्ट होता है। और ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, सेप्टेट होती है क्योंकि हाइफा सेप्टेट इसमें होता ही है, और लूजली क्वाइल्ड होती है। वहीं अगर हम एंथीडियम की बात करें तो इसमें दो हिस्से होते हैं, एक अपर पार्ट होता है एक लोअर पार्ट होता है। ये यूनिसेलुलर होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है और सेप्टेट होता है। तो यहाँ तो लगभग सिमिलरिटी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या है। तो पहला स्टेप हम देखें तो फीमेल और मेल हाइफी जो है वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, उसके बाद फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न जो है उसमें मेल और फीमेल हाइफी में क्लोज कांटेक्ट की वजह से एक ट्राइकोगाइन वाला पोर्शन होता है एस्कोगोनियम में, जहाँ पर कुछ डिसइंटीग्रेशन होता है वॉल का और उसके बाद ये होगा कि उसी जहाँ पर ये जंक्शन बना है, जहाँ पर अटैचमेंट दोनों की वॉल का हुआ है, वहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी मेल का सारा कुछ जो कंटेंट है, एंथ्रीडियम का कंटेंट है, वो सब किस में चला जाता है, वो एस्कोगोनियम में चला जाता है। और ये जो एस्कोगोनियम है फिर इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होते हैं और ये प्लाज्मोगैमी हो जाती है। प्लाज्मोगैमी होने के बाद इसमें जो एस्कोगोनियम है वो डेवलप करता है फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। और ये जो एस्कोकार्प है इसमें कैरियोगैमी होती है और कैरियोगैमी होने के बाद हम देखते हैं कि उसमें फिर जो डिवीजन है उसके फलस्वरूप 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये आठों एस्कोस्पोर जो हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिनको एस्कस कहते हैं या प्लूरल हम बोले तो एसआई कहते हैं। और ये जो एसआई हैं ये पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं एस्कोकार्प में तो इनके चारों तरफ एक पेरिडियम बन जाती है और ये पेरिडियम जो है काफ़ी थिक होती है और इसका काम ही यही है कि प्रोटेक्शन देना है जब तक जो स्पोर्स हैं वो मैच्योर ना हो जाएं तब तक। उसके बाद जब स्पोर मैच्योर होते हैं एसआई के अंदर तो एसआई की लाइसिस होती है, वॉल उसकी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उसके बाद जो एस्कोकार्प वॉल है जिसको पेरिगाइनियम कहते हैं वो भी रप्चर करती है और कई कुछ जगहों से, और उसके बाद जो स्पोर्स हैं स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं जिनका जो साइज़ है वो लगभग 5 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें 3 लेयर होती हैं,
एक आउटर लेयर हो गई जो थिक होती है, मिडिल लेयर हो गई जिसको एपीस्पोर भी कहते हैं, और एक इनर लेयर हो गई जो काफ़ी थिन होती है। तो जहाँ हमने कोनिडिया में देखा था वहाँ 2 लेयर थी, यहाँ पर 3 लेयर है। अगर ये फेवरेबल कंडीशन पा जाते हैं तो ये भी जर्मिनेट करते हैं और जर्म ट्यूब बनती है जैसे कोनिडिया में बनी थी, और इसके बाद एक नई हाइफा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो इसमें सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके नाम जो है वो फीमेल का एस्कोगोनियम है, मेल का एंथ्रीडियम है। दोनों एक ही हाइफी पे बनते हैं लेकिन अलग अलग बनते हैं, और क्लोज कांटेक्ट में रह आने के बाद जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वॉल होता है, जिसकी वजह से जो मेल का सारा कंटेंट है वो फीमेल में एस्कोगोनियम में चला जाता है। उसके बाद ये प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और डिवीजन होने के बाद फलस्वरूप इसमें 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, और वो जो बनते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस सैक को कहते हैं एस्कस। और कई एक एसआई जो है वो एक क्लोज बॉडी में रहते हैं, उस क्लोज बॉडी को हम कहते हैं क्लिस्टोथीसियम, क्योंकि इसमें चारों तरफ तो एक वॉल होती है बहुत थिक 3-4 लेयर की, वो उसको क्लोज करे रहती है। तो जब तक के इसको स्पोर मैच्योर नहीं होंगे तब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो पहले वो जो एस्कस है उसकी वॉल को तोड़ते हैं या टूट जाती है, और उसके बाद फिर जो बाहरी वॉल है वो भी टूट जाएगी, और उसके बाद ये सारे जो स्पोर्स हैं बाहर आ जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे जर्म ट्यूब की सहायता से, और आगे हाइफी बना लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी जो बातें मैंने बताई उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रहा है वेजिटेटिव सेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। तो ये एस्कोगोनियम है, इसके 3 पार्ट हैं, एक ये बेस हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, ये इसका एपिकल पार्ट हो गया। वहीं अगर हम एंथ्रीडियम देखें तो इसके 2 पार्ट हैं, एक ये और एक ये। उसके बाद जो मेल और फीमेल है ये लगभग पास पास ही बनते हैं। पास पास बनने की वजह से फिर जब रिप्रोडक्शन होना होता है दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। ये जो एस्कोगोनियम है ये स्पायरली क्वाइल्ड तब तक हो चुकी होती है, और उसके बाद जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दोनों हाइफी का, मेल और फीमेल का, तो वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन के फलस्वरूप जो ट्रांसफ़र ऑफ द मेल कंटेंट इनटू द फीमेल एस्कोगोनियम, फिर इसमें मेल का भी पार्ट आ जाता है और ये प्लाज्मोगैमी हो जाती है। प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होगी, और उसके बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता दिखाई पड़ता है। इसी को हम कहते हैं एस्कोकार्प। और उसके बाद इसमें जो कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी ये सब हो जाने के बाद इसमें सेगमेंटेशन होता है, और ये 8 हिस्सों में बन जाते हैं। तो ये 8 के 8 जो हैं क्या बन गए, ये बन गए आगे चलकर एस्कोस्पोर। और फिर ये चारों तरफ इनके वॉल बन जाती है, और ये वॉल जो है इनको तब तक रोके रहती है जब तक ये मैच्योर ना हो। उसके बाद ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनका जो एस्कस है उसकी वॉल टूटती है, उसके बाद ये वॉल टूटती है और ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, और फिर ये जर्मिनेट करते हैं जर्म ट्यूब के थ्रू, और इसी तरह से नई साइकिल की शुरुआत कर देते हैं। तो जो ये स्पोर है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग जो ट्रेन के आपने पहिए देखे होंगे उस तरह का होता है कि बीच में तो उसमें गहराई होती है और दोनों तरफ से आगे की तरफ निकले होते हैं। तो कुछ इस तरह से बुली शेप्ड इसके स्पोर्स पाए जाते हैं। वेस्परजिलस नाइजर के बारे में जान लेते हैं। इसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं, और ये जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है फूड और वेजिटेबल में, और इसके अलावा जो ह्यूमन्स हैं उनमें भी करता है, और एस्परजिलोसिस नाम की बीमारी होती है। तो ये जब कोई इनहेल कर लेता है और मान लीजिए उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर फंगस के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर उसमें बीमारी हो जाती है। इसके अलावा कान की बीमारी होती है। कान में अक्सर हम लोग कहते हैं कि बहुत खुजली हो रही है और बहुत दर्द हो रहा है, तो उसमें ओटोमाइकोसिस नाम की बीमारी होती है, ये भी एस्परजिलस नाइजर की वजह से होती है। और एक ये माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ओक्राटॉक्सिन है। तो ये इसमें परेशानी होती है ह्यूमंस को भी, क्योंकि स्पीशीज़ जो है ना सिर्फ फूड और वेजिटेबल को ख़राब करती है बल्कि ह्यूमंस में भी डिजीज़ कॉज करती है। अब कॉलोनीज़ जो एस्परजिलस नाइजर की हैं वो शुरुआत में बोली टाइप की होती हैं, रेशे रेशे बनते हैं ऊन की तरह, और ये वाइट टू येलो होती हैं। उसके बाद ये जैसे जब इसमें स्पोर बनने लगते हैं, कोनिडियम बनने लगते हैं, तो वो ब्लैक कलर के होते हैं जिसकी वजह से डार्क ब्राउन टू ब्लैक हो जाती हैं। और जबकि इसका रिवर्स साइड जो होता है वो वाइट और येलो रहता है। तो ऊपर से देखने में तो हमें ब्लैकिश ब्राउन दिखेंगी, लेकिन अगर उसको हम उल्टी तरफ से देखें तो वहाँ पर हमें वाइट और येलो कलर दिखेगा। कोनिडियोफोर जो है इनका वेरिएबल लेंथ का होता है, और फाइलाइट जो है इसमें बाइसीरिएट होते हैं। जैसा मैंने बताया था कि एक प्राइमरी उसके ऊपर दूसरी सेकेंडरी, तो यहाँ पर ये बाइसीरिएट कंडीशन है। और ये पूरा जो वेसिकल होती है जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हर तरफ से कवर कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कोनिडियोफोर है,
ये यहाँ पर इसकी वेसिकल होगी और उसके बाद फाइलाइट्स बने होंगे प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और ये पूरी चेन ऑफ कोनिडिया और ये कोनिडियम है। तो इस तरह से इसका डिस्पर्सल भी होता है। ये कल्चर कंडीशन में ग्रो करते हुए देख रहे हैं आप एस्परजिलस नाइजर, जिसको ब्लैक मोल्ट कहते हैं। उसके बाद हम देखें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी काफ़ी है। उसमें जो स्पीशीज़ हैं वो पैथोजेनिक होती हैं, और पैथोजेनिक होने के साथ साथ वो फिर हार्मफुल हो ही जाती हैं। तो जैसे कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, वो एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, और ये जो है वो एस्परजिलोसिस कॉज करता है। एनिमल्स में जो है वो एस्परजिलस स्पीशीज़ जो है वो ब्रूडर डिजीज़ करती हैं, जिसमें कि लंग्स में निमोनिया हो जाता है, क्योंकि फेफड़ों में जो स्पोर पहुंचते हैं इनहेल होकर, तो वहीं पर वो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो चिकन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और फिर वो उनकी मौत ही अक्सर हो जाती है। इसके अलावा ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी प्रोड्यूस करता है। जब अपनी ग्रोथ कर रहा होता है तो इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं, जैसा एक नाम मैंने अभी आपको बताया था। तो उस तरह के जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, ये जिस भी होस्ट के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं वही निकल रहे हैं और होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। एस्परजिलस फ्लेवर्स, एस्परजिलस पैरासिटिकस, एस्परजिलस नाइजर, ये जो है वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। जो उनके माइकोटॉक्सिन है वो कैंसर भी कॉज करते हैं, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन और ओक्राटॉक्सिन। ओक्राटॉक्सिन ए का अभी जिक्र हुआ था पिछली स्लाइड में। बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि कंटामिनेट करती हैं फूड को, और इसमें फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आती हैं, अनाज भी आते हैं, और यहाँ पर भी ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट सिक्रीट करती हैं। तो जिसमें भी ये इस तरह का फंगस का कॉलोनी बन जाती है तो वो फूड फिर खाने लायक नहीं रहता। प्लांट्स के केस में देखें तो फ्रूट रॉट अक्सर हमें देखने को मिलता है, जैसे मैंगो है उसमें कालापन आ जाता है, डेट है उसमें कालापन आ जाता है, पोमग्रेनेट है उसमें कालापन आ जाता है। तो जितना भी कालापन आता है, जैसे लगता है काली एक परत सी चढ़ी हुई है, वो सब एस्परजिलस की वजह से होता है। इसके अलावा ये वीड और कंटामिनेंट ऑफ लेबॉर्ट्री भी हैं। अब लेबॉर्ट्री में बहुत से कल्चर लगाए जाते हैं प्लांट के, और दूसरे और भी कल्चर लगाए जाते हैं, और वहाँ पर अगर ज़रा भी गलती रह गई और अच्छी तरह से डिकंटामिनेट नहीं किया लैब के एनवायरनमेंट को, कल्चर लैब के एनवायरनमेंट को, तो वहाँ पर ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, और जो चीज़ हमने कल्चर में लगाई है वो तो किनारे रह जाएगी, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये एक कंटामिनेंट माने जाते हैं कल्चर लैब के। अब ये कुछ आप रॉट डिजीज़ देखिए इसमें, जैसे प्याज वगैरह पे आपने ये काली परत देखी होगी छिलकों के ऊपर, और उसको अगर बहुत गौर से देखें तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से जो कॉर्न है उस पे भी हमें देखने को मिलता है कि ये काली परत, और बीच बीच में जो जहाँ दाने हैं वहाँ पर सब कालापन आ जाता है। ये कालापन एस्परजिलस की वजह से होता है, इसको कहते हैं रॉट डिजीज़। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनकी सहायता से ये प्रेजेंटेशन तैयार हुआ था और आप लोग के सामने पेश किया गया। तो उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी सीखा होगा, और जो भी आपके सवाल हैं और इसमें और कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।